नमस्कार स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे 80% से ज्यादा, जो कि जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन के लिए आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखिए। आप मेरा वेट मत कीजिए कि मैं आपको टाइम दूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ स्ट्रेट रॉड लेंथ L एक्सटेंड फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू a प्लस L। तो एक काम करते हैं, इसी का ही डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए x एक्सिस है और ये है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। एक रॉड है, कहां से कहां तक प्रेजेंट है? x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू a प्लस L। तो यहां तक रॉड प्रेजेंट है। इस रॉड के बारे में और क्या दे रखा है? द ग्रेविटेशन फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन अ पॉइंट मास m एट x इक्वल्स टू 0। चलो एक बार पहले देखिए क्या बोला गया है कि x इक्वल्स टू 0 पे एक मास है स्मॉल m। तो इसके ऊपर मुझे ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, किसके कारण से? इस रॉड के कारण से। और क्या दे रखा है? इफ मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर। लीनियर मास डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, ये किसको फॉलो कर रही है? a प्लस बी एक्स स्क्वायर को। मैं मान के चलता हूं यहां पे a और b कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब a है, आप देखिए यहां से यहां तक सबसे कम x किसका है? सबसे कम तो x इसी का ही है। यानी कि जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तो उस वक्त रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर। यानी कि ये जो रॉड है, किसी कारण से मैं कह सकता हूं ये रॉड पतली है, यानी कि इसकी पर यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? कम होगा। इसी टाइप से अगर आप यहां पर x की वैल्यू सबसे हाईएस्ट डाल देते हैं a प्लस एल, तो a प्लस एल का स्क्वायर, उस केस में लैम्डा की वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। यानी कि इस रॉड की मोटाई यहां पे ज्यादा है, तो इसकी पर यूनिट लेंथ का मास कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ज्यादा मास, ये डेंसर मास है, ये ज्यादा दूर है, तो मास डेंसर है, लेकिन डिस्टेंस के कारण से ये शायद फोर्स कम लगा सकता है। ये जो मास है, यहां पे डेंसिटी क्या है? पर सेंटीमीटर की पर यूनिट लेंथ का मास कम है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। तो एक काम करते हैं, हम किसी जनरल लेंथ के ऊपर, ये मान लीजिए जनरल लेंथ x, और इस पे एक छोटा सा मास लेते हैं, कितनी चौड़ाई का? dx विड्थ का। देखते हैं ये कैसे फोर्स लगाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी मास dm किसी दूसरे मास, पॉइंट मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी एक पॉइंट मास है, ये भी एक पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का मैं फॉर्मूला जानता हूं। तो इसने कितना फोर्स लगाया? मान लीजिए ये फोर्स है df। तो df किसके इक्वल होना चाहिए? df इक्वल्स टू g स्मॉल m, dm इसका मास अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना होगा? मैं इन सबका इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो देखिए g कांस्टेंट है, स्मॉल m इसका मास कांस्टेंट है, ये जो dm है, ये dm किसके इक्वल होगा? देखिए मास पर यूनिट लेंथ कितना है? a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो dx लेंथ में कितना मास आएगा? dx में आएगा, ये है मास पर यूनिट लेंथ। पता चला इसकी लेंथ जो है यूनिट नहीं है, कितनी लेंथ है इसकी? dx है। तो dx लेंथ में कितना मास आ जाएगा? इतना, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहां मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां जाएगी? देखिए सबसे पहला मास कहां पे होगा? x इक्वल्स टू a पे प्रेजेंट है, तो लिमिट हो गई x इक्वल्स टू a। और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा dm मास, वो कहां पे लोकेटेड होगा? x इक्वल्स टू a प्लस एल पे, x इक्वल्स टू a प्लस एल। तो यहां पे gm, तो एक काम करते हैं, a बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर ऊपर लेके जाइए, एक्स की पावर -2। तो एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए? एक्स की पावर -2 प्लस 1, यानी एक्स की पावर -1। एक्स की पावर -1 को मैं नीचे लाता हूं, अपॉन में कितना? -2 प्लस 1, यानी कि -1। तो माइनस को मैं यहां ले आता हूं,
इंटीग्रेशन के बाद ये आ गया। इसी टाइप से देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में डिवाइड कर दीजिए तो सिंपल कितना आ जाएगा बी, बी को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी dx, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx का x, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां, x इक्वल टू a से a प्लस एल, तो यहां पे मैं इसकी लिमिट पुट कर देता हूं। तो एक बार अपर लिमिट डालिए तो माइनस का a अपॉन में a प्लस एल अपर लिमिट, और यहां पर भी a प्लस एल डालिए तो इसको एक बार मैं ले देता हूं बी ए प्लस बी एल, ये अपर लिमिट होगी, माइनस अब आ जाइए सब जगह x की जगह a डाल दीजिए तो माइनस का a बाई स्मॉल ए, इसी टाइप से यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा b इंटू में a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए एक बार इसको हम आगे देखते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, ये जीएम तो कॉमन है ही, यहां पे हम माइनस ए और ये माइनस माइनस प्लस ए, तो ए को ले लेता हूं मैं कॉमन, यहां पे आ गया 1 बाई ए और यहां से आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में ए प्लस एल। इसी टाइप से देखिए ये हो गया बी ए प्लस बी एल, तो माइनस का बी ए, तो बी ए एंड बी ए तो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा प्लस का बी एल। तो देखिए यहां पे कौन सा ऑप्शन मैच होता है, जीएम ए अपॉन में देखिए 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल प्लस में बी एल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इतना फोर्स लगना चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास कैपिटल एम, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, हर एक का मास कितना m, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है a है, इनके ऊपर प्रेजेंट है। What should be their speed if each of them revolves under the influence of others gravitation field in a circular orbit circumscribing the square? बताना यह है कि इनकी स्पीड क्या हो, देखो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर स्पीड नहीं हुई तो कहां जाके हिट करेंगे, सारे के सारे सेंटर पे आ जाएंगे। तो इनकी स्पीड क्या हो ताकि ये इसी स्क्वायर को एक कवर करने वाले सर्कल के ऊपर ही रोटेट करना शुरू कर दे। तो देखिए मान लीजिए कि ये है सर्कल और ये इसका सेंटर है, ठीक, तो इसकी मान लीजिए कि ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी मान लीजिए वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपका v, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, इसके सबके मास क्या है सेम है, ठीक। किस रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया ये कितना है आपका a, ये a है, और ये मान लीजिए रेडियस कितनी, ये r मान लीजिए। तो देख सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना ए स्क्वायर, तो आर किसके इक्वल होना चाहिए 2r स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो आर हो जाएगा a बाई √2, ये हो गया a बाई √2 रेडियस। अब देखिए कि मुझे सबसे पहले चेक करना है कि ये जो पार्टिकल, देखो इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है v, लेकिन बार बार ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो जब कोई बार बार डायरेक्शन चेंज करता है बिना स्पीड में चेंज किए, तो ऐसा करने के लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, इसका मास m है इंटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। तो इतने फोर्स की इसको डिमांड है। अब ऐसा नहीं कि ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डिमांड है, ये डिमांड कोई ना कोई पूरी कराएगा। जैसे हम किसी पार्टिकल को रस्सी से सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो पार्टिकल बार बार अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, बार बार डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है, तो उसको कौन फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, जो रस्सी उसके साथ कनेक्टेड है, तो रस्सी में प्रेजेंट टेंशन फोर्स वो क्या प्रोवाइड करा रही है, वो ये प्रोवाइड करा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना है। तो देखिए ये वाला पार्टिकल इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है,
ये वाला पार्टिकल भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। ये वाला पार्टिकल ये इसको कहां करेगा, पुल अपनी तरफ करेगा। तो ये तीन तीन फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कहां की तरफ होगा, सेंटर की डायरेक्शन में होगा। और यही नेट फोर्स किसके रूप में प्रकट होगा, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स के रूप में। तो इस फोर्स को अगर पचाना है, ठीक, देखिए फोर्स, नेट फोर्स कहां लग रहा है, ये तो क्या पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस फोर्स को अगर डाइजेस्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने में क्या होता है, फोर्स खर्च हो जाता है। तो देखते हैं इसको फोर्स, ये किसके को होना चाहिए, ये वाला फोर्स। देखिए इनके बीच में गैप कितना है, ए, और ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इनके बीच में गैप कितना हो जाएगा, 2a गैप। तो ये फोर्स हो जाएगा जी एम एम अपॉन में ए स्क्वायर। इसी टाइप से इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम अपॉन में ए स्क्वायर। और इसके और इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये आर मैंने निकाला था a/√2, ये भी a/√2, a/2 प्लस a/√2 कितना, √2a। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो देखिए नेट फोर्स कितना लगेगा इस पार्टिकल के ऊपर, तो नेट फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस वाले पार्टिकल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक चीज और देखिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस है r, ये भी कितना r, तो ये होना चाहिए 45। इसी टाइप से ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो जी एम स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब इसका cos 45 टुवर्ड द सेंटर, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2। इसी टाइप से जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका भी cos 45, इसका भी cos 45 लेंगे तो एक और आ जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस। अब देखिए ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स कितना है, जी एम स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो 1/2 को मैं अंदर ले लेता हूं, ये हो गया, इक्वल्स टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। आर कितना था, a/√2, आर था a/√2। तो यहाँ पे एक m को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, यहां से एक a कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर, √2 को मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा √2 v स्क्वायर जी एम बाई ए, ये हो जाएगा 2 और ये 0.5, ये √2 का मतलब 1.414, और 1/2 कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, इसमें मैं एक बार डिवाइड कर देता हूं इसका, एक बार इसको ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया √2, ये हो गया 1/2, ये हो गया v स्क्वायर। तो √2 का डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1, और √2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और ये हो गया जी एम बाई ए। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पर इसका रूट ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा रूट जी एम बाई ए, और यहां पे इस पूरे की पावर 1/2। तो एक बार मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाले √2 को मैं लिख देता हूं 1.414, और नीचे √2 इंटू में √2 2 इंटू में 2 4, इस पूरे की पावर 1/2। तो देखिए कितना होना चाहिए, इसमें 4 का डिवाइड कीजिए, तो 4 का डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 0.3, ये 12 हो गया। उसके बाद 2 और 21 से कितना आ गया 5, उसके बाद 1 रिमेनिंग बच गया 14, तो ये नियरली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस पूरे की पावर 1/2। तो देखिए यहां पर 1.353, ये हो गया अंडर रूट में 1.353 रूट जी एम बाई ए। तो अब यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होता है, ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। तो ये जो रूट है, देखिए रूट जी एम बाई ए सब में कॉमन है, तो रूट 1.353, अब ये निकालना उतना आसान नहीं है, लेकिन चार ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। तो 1.353 का रूट इन्हीं चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहां पर कौन सा लेता हूं, 1.41 लेता हूं, 1.41, तो इसका रूट ये है, यानी इसका स्क्वायर करने पर वापस से क्या हो जाएगा, ये नंबर आ जाना चाहिए अंदर वाला।
तो 1.41 का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको नियरली 1.4 लेता हूं तो 14 का स्क्वायर कितना, 1.96 हो गया। तो क्या अंदर 1.96 है, 1.96 तो नहीं है, उससे काफी छोटा है, यानी कि 1.41 तो नहीं हो सकता। इससे छोटे पे आता हूं, एक काम करता हूं मैं 1.2 ट्राई करता हूं, 1.21 इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका रूट है 1.21 और 1.21 का स्क्वायर करूंगा तो वापस से अंदर वाला नंबर मुझे मिल जाना चाहिए। तो इसको मैं नियरली 12 मानता हूं, तो 12 का स्क्वायर कितना, 1.44। और अगर मैं 1 को भी ले लूंगा तो फिर तो ये और भी ज्यादा आएगा, 1.45, 1.46। क्या यहाँ पे 1.44 से बड़ा नंबर है क्या, या उतना है, नहीं, ये छोटा नंबर है, यानी 1.21 से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो 1.21 से छोटा कौन है, 1.16। तो 1.16 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, देखिए अगर मैं 1.1 लेता हूं तो 1.1 लेता हूं तो ये आता है कितना, 1.21। और अगर मैं लेता हूं 1.2 तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1.44। यानी कि 1.16। अब 1.16 1.1 और 1.2 के बीच में है, तो 1.1 का स्क्वायर आता है 1.21 और 1.2 का स्क्वायर कितना आता है, 1.44। तो इन्हीं के बीच में कोई नंबर होगा तभी उसका स्क्वायर किसके इक्वल आ सकता है, 1.21 और 1.44 के बीच में एक नंबर। तो देखिए इसके और इसके बीच में कौन सा नंबर है, 1.353। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1.16। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। इसका आप चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। एक और चीज इसमें, जैसे यहां देखिए 1 प्लस 0.353 की पावर 1/2। कोई स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगाने की कोशिश करे कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो x क्योंकि 1 से छोटा है तो x छोटा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत छोटा होना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एन एक्स। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो यहां पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। तो n कितना, 1/2 और ये कितना 0.353। तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड कीजिए, ऑलमोस्ट 0.16 के आसपास, एक मिनट, 0.17 के करीब, ठीक है, 0.17 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये आ जाएगा 1.17। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो ये 1.17 आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में मैच हो रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि क्या मैं 1 प्लस एक्स की पावर n लगा सकता हूं क्या, तो यहां पे नहीं लग सकता, ठीक है, बस आंसर नियर है वैसे, और इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तो ये 1.18 के नियर आएगा, 1.18, जबकि क्वेश्चन में क्या है 1.16। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो अगेन आपको एक शक पैदा हो सकता है एग्जाम के अंदर कि कहीं 1.16 के नियर वाला ये तो नहीं है, ठीक, क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां पे प्रॉपर लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो सॉलिड स्फीयर हैं जिनकी रेडियस r1 r2 है। एक सॉलिड स्फीयर ये मान लीजिए, एक सॉलिड स्फीयर ये मान लीजिए। ये r1 यहां पे कितना दे रखा है, 1 मीटर, यहां पे कितना दे रखा है r2, 2 मीटर। इनका मास कितना है आपका, m1 m2, मास m1 m2। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 आर शोन इन फिगर। तो देखिए ये ग्राफ बना रखा है किसके बीच में, रेडियस के बीच में और ग्रेविटेशन फील्ड। इसको कई बार सिंबल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के केस में सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होती है, 0, और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं ग्रेविटी लीनियरली बढ़ती है। तो देख सकते हैं ग्रेविटी क्या हो रही है, लीनियरली बढ़ रही है। उसके बाद जैसे ही सरफेस से हम आउटसाइड जाते हैं तो आउटसाइड के लिए सारे मास को पॉइंट मास माना जा सकता है, और उसके बाद ग्रेविटी gm/r², यानी कि 1/r² के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, दोनों ही केस में डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल तो यहां पे जो डेटा दे रखा है वो कहां का दे रखा है, सरफेस का दे रखा है। तो देखिए ये कहां पे लीनियरली इंक्रीज कर रही है, उसके बाद डाउन हो रही है। तो हम ये बात जानते हैं ग्रेविटी सबसे टॉप की कहां होता है, सरफेस पे। तो यानी कि रेडियस जो है, रेडियस दे भी रखी है यहां पे कितनी, 1 मीटर।
तो रेडियस 1 मीटर यानी कि सरफेस पे कितनी है ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू है 2। तो देखिए स्मॉल स्फीयर के केस में ग्रेविटी सरफेस पे कितनी हो जाएगी, Gm1/r1², रेडियस कितनी r1, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2। ठीक, अब आ जाते हैं बड़े वाले स्फीयर के केस में जिसकी रेडियस कितनी है 2 और इसकी सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है 3 है, 3 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा Gm2 अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है 2²। यह है ग्रेविटेशन फील्ड और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। तो इन दोनों इक्वेशन का मैं क्या कर देता हूं, आपस में डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए Gm1/1² में Gm2/2² का डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन में m2/2 का स्क्वायर, तो 4 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर। यहां से देखिए ये 2 है, ये कितना 3, 2/3। तो m1/m2 का रेशियो कितना होना चाहिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए तो 1/6, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल्स इज जी। पोल के ऊपर ग्रेविटी कितनी बोली गई है, जी, और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस के अबाउट कितनी दे रखी है, ओमेगा। तो ये मान लेते हैं अर्थ है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो बोला गया है कि इस लोकेशन पे यानी कि पोल पे ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी की वैल्यू है जी। ठीक, और अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी बोला गया है कितनी है, ये है ओमेगा। एन ऑब्जेक्ट इज वेट एट द इक्वेटर, एक इक्वेटर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वजन नापा गया है। तो आप जानते हैं स्प्रिंग बैलेंस से यहां पे बोला गया है इक्वेटर पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट नापा एंड एट अ हाइट h अबव द पोल्स बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। दो जगह किसी ऑब्जेक्ट का वजन नापा गया, एक बार कहां पे नापा गया है, इस जगह पर, एक जगह नापा गया है पोल में, पोल की सरफेस से h हाइट ऊपर। तो हम ये बात जानते हैं कि वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे वजन टांगने के लिए है और यहाँ पे हम इसको कहीं स्टैंड से लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ वजन रखूंगा तो वजन रखने के कारण से जितनी भी इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो इसको नीचे खींचेगी और बदले में क्या होगा, आपका स्प्रिंग एक kx फोर्स लगाएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना ही नीचे जाएगा, x की वैल्यू ज्यादा होगी, x की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे एक एरो सा यूज होता है। ठीक, तो जितना ज्यादा ही नीचे जाएगा ये एरो क्या हो जाएगा, यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये ज्यादा मास की रीडिंग क्या करेगा, शो करेगा। फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे आता हूं तो देखिए अगर किसी को, यहाँ की मैं बात करता हूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जरा मुझे बताइए कि इफेक्टिव ग्रेविटी किसके बराबर होती है। इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होगी, अगर मैं अर्थ का रोटेशन बंद कर दूं, तो अर्थ का रोटेशन बंद करूंगा तो आप इक्वेटर पे देखिए सब जगह ग्रेविटी क्या होगी, उस केस में सेम होगी, कितनी होगी जी। लेकिन क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो एक बाहर की तरफ फोर्स फील होता है, नीचे की तरफ कितना है, टुवर्ड द सेंटर कितना है mg, बाहर की तरफ कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। वहीं आ जाते हैं कि यहां से h हाइट ऊपर जाते हैं, तो यहां से h हाइट ऊपर जाएंगे तो यहां पे ग्रेविटी कितनी मान लेते हैं, ये ग्रेविटी मान लेते हैं gh। तो कुल मिला के बोला गया है कि यहां पर वेट और यहां पर वेट बराबर है, तो यहां पे वेट बराबर है, इसका मतलब कि यहां पे दोनों जगह ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सेम। तो एक बार ग्रेविटी में लिखता हूं कहां पर, gh हाइट ऊपर पोल पे और ये इक्वेटर पे। तो h हाइट ऊपर कितना हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल देखिए, सारे मास को पॉइंट मास मान लीजिए और आप कितनी डिस्टेंस पॉइंट मास से कितना दूर ऊपर, r प्लस h हाइट पे क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशन फील्ड निकाल रहे हैं, ग्रेविटी। तो ये कितना हो जाएगा gm r प्लस h का स्क्वायर, यहां पे कितना है इक्वेटर पे ग्रेविटी g माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर को मैं बाहर करूंगा तो कितना हो जाएगा gm बाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h बाई
आर की पावर -2। ठीक, तो इधर देखिए ये कितना हो गया जी, क्योंकि बोला गया है कि एच की वैल्यू क्या है, काफी छोटी है आर के कंपेयर में। तो एच की वैल्यू छोटी है आर के कंपेयर में, तो एच बाई आर का रेशियो बहुत ही स्मॉल होगा 1 के कंपेयर में। तो यहां पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं कि 1 प्लस इसको मान लेता हूं एक्स इसकी पावर एन, तो ये अंदर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक, ये g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप g को यहां माइनस कर दीजिए, एक g और ये g कैंसिल आउट, ये g को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2h g अपॉन में r, माइनस का, और यहां कितना हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर r। माइनस में हटा देता हूं। हमसे पूछा गया है कि h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो देखिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इक्वल्स टू सबको इधर भेज दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द हाइट h at which the weight of a body will be same as that as the at the same depth h from the surface of the earth। देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, तो बोला गया कि अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर और सरफेस से h डेप्थ नीचे, इन दोनों पॉइंट्स पर, पॉइंट नंबर P1 बोल देता हूं मैं, एक बार इसको P2 बोल देता हूं, इन दोनों पॉइंट पर ही ग्रेविटी क्या है, सेम है। तो अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूं तो आपको याद होगा ग्राफ अर्थ के केस में, अर्थ क्या है, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला स्फीयर है। तो सेंटर से कोई जनरल डिस्टेंस r, जो कि अंदर भी हो सकती है बाहर भी हो सकती है, अगर मैं उसके बीच में और ग्रेविटी के बीच में बात करूं तो रिलेशन कुछ इस टाइप से आया करता था। यहां पे आप देख सकते थे कि सरफेस से अंदर की तरफ कहीं भी आइए तो ग्रेविटी लीनियरली बढ़ती थी और उसके बाद ग्रेविटी 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होती थी। तो बोला गया है कि सरफेस से, यानी कि r से, सरफेस से h हाइट ऊपर और सरफेस से h डेप्थ नीचे, ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखिए ग्रेविटी मैं चाह रहा हूं कि यहां पे क्या हो, ग्रेविटी की वैल्यू सेम हो। तो ग्रेविटी की वैल्यू मान लो कितनी है, ये होगी कुछ वैल्यू जी। तो ये जो है यहां से कितना है, h डेप्थ नीचे, कितना h डेप्थ नीचे, यानी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, r माइनस h। और बोला जा रहा है कि कहां से, सरफेस से h हाइट ऊपर, यानी कि ये कितना हो जाएगा r प्लस h। तो r माइनस h और r प्लस h पर ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैं यहां नहीं कह सकता कि यहां पर जैसे किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे आप यहां से कोई 100 किलोमीटर इस तरफ आओ और 100 किलोमीटर आ गए, तो कोई वैल्यू तो हो सकती है, जैसे सेम वैल्यू आ रही है, तो सेम वैल्यू अलग डेप्थ पे और अलग हाइट पे आ सकती है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू ग्रेविटी सेम आए, कब, h डेप्थ पे और h हाइट पर। तो देखिए ग्रेविटी मैं सबसे पहले पॉइंट 1 पे चेक करता हूं, ग्रेविटी 1 पे कितनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि बॉडी का वेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बॉडी का वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो मास तो ऑब्जेक्ट का रहेगा सेम, बेसिकली ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मुझे वेट सेम करने का मतलब मुझे ग्रेविटी ही क्या करनी है, सेम करनी है। तो इधर देखिए पॉइंट 1 पर ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ के सारे मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि P1 हमारा आउटसाइड है। तो कितनी हो जाएगी ग्रेविटी, gm अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कितना, इस कैपिटल R और ये h, तो r प्लस h का स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी पॉइंट 2 पर कितनी होनी चाहिए, यानी कि डेप्थ नीचे, डेप्थ के अंदर आप ये जानते होंगे फॉर्मूला एक था, gm अपॉन में कैपिटल R क्यूब इनटू में स्मॉल r का मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस h।
तो मुझे बेसिकली G1 और G2 को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं G1 G2 को इक्वल कर देता हूं, तभी वेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो कीजिए, इन दोनों को मैं सेम करूंगा तो GM एंड GM कैंसिल आउट। तो यहां से आ जाएगा R प्लस H का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा R माइनस H अपॉन में R क्यूब। तो एक काम करता हूं, मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं, ये R क्यूब को मैंने यहां पहुंचा दिया। इस R प्लस H के स्क्वायर को मैं यहां लेके आता हूं। तो देखिए, एक R प्लस H और एक R माइनस H, तो ये तो कितना हो जाएगा, A प्लस बी A माइनस बी, यानी कि R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। वही एक R प्लस H रह जाएगा, एक R प्लस H को मैं यहां रख देता हूं। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा R क्यूब, ये हो जाएगा R स्क्वायर H, ये हो जाएगा माइनस का H स्क्वायर R, और ये हो जाएगा माइनस का H क्यूब। यहाँ पर R क्यूब है, ये R क्यूब कैंसिल आउट। देख सकते हैं यहाँ पे H स्क्वायर H क्यूब, एक H को मैं कॉमन लेके जीरो में भेज देता हूं। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, या इधर देखो, एक H चला गया तो माइनस का H स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो गया H स्क्वायर। यहां से एक H चला गया है, एक H चला गया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का HR। इस तरफ लेके आता हूं तो प्लस का HR। यहां से एक H चला गया तो ये कितना R स्क्वायर बच गया, इसको इधर लेके आता हूं तो माइनस का R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं H की वैल्यू लिख सकता हूं, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है H में, तो ये हो जाएगा माइनस B। तो B कौन है, B का रोल कौन प्ले कर रहा है, R, प्लस माइनस रूट B स्क्वायर। तो कीजिए B स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस 4AC। तो 4A कितना है 1, C कितना है माइनस R स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 4R स्क्वायर अपॉन में कितना 2A। इधर देखिए, यहां पे अगर मैं माइनस लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट 5R और माइनस R, यानी पूरा नेगेटिव हो गया। तो क्या यहाँ पे हाइट नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव लेना है। तो केवल मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5R स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है रूट 5R और माइनस R अपॉन में 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, R कॉमन ले लीजिए, R कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट R/2 कॉमन ले लीजिए, तो रूट 5 माइनस 1। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट in the gravitation field produced by a mass density rho r equals to k by r square। एक देखिए मास का एक पैटर्न है कि मास का क्या पैटर्न है कि जैसे मान लीजिए ये दे रखी डेंसिटी k by r स्क्वायर। क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाने को मुझे थोड़ा दूसरे तरीके से इस डेंसिटी को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इधर देखो सब, ये एक पार्टिकल है टेस्ट मास, इसका मास मैं मान लेता हूं स्मॉल m। कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा है ये कैपिटल R रेडियस के अंदर रोटेट कर रहा है। बोला गया है कि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, भाई अब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसको क्या चाहिए होगा, कोई तो फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर, और वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, वो प्रोवाइड कराया जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। तो देखिए बोला गया है कि ये डेंसिटी है, मास डेंसिटी किसको फॉलो कर रही है, k बाई आर स्क्वायर। अब किसी को लग सकता है कि सर ये k बाई आर स्क्वायर को फॉलो करेगा तो सब जगह मास होगा, तो क्या उस मास के अंदर मूव करेगा क्या। तो क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं। तो मान लीजिए कि जैसे r की वैल्यू है 0, जब r की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो डेंसिटी किसको अप्रोच करेगी, इनफाइनाइट को। यानी कि r की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मान लीजिए कि खूब सारे पार्टिकल्स हैं और इसके कारण से डेंसिटी काफी लार्ज है। लेकिन जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाती है, r की वैल्यू बढ़ने से डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी टाइप से मैं बाहर जा रहा हूं, r की वैल्यू बढ़ रही है तो डेंसिटी और ज्यादा कम हो रही है, और मैं आउटर में गया तो डेंसिटी और कम हो गई। इसी टाइप से मैं और आउटर में जा रहा हूं, डेंसिटी और कम होती जा रही है। तो सपोज कीजिए एक गैलेक्सी है, वैसे तो गैलेक्सी के अंदर जो मास होता है एक डिस्क में प्रेजेंट होता है। आप एक स्फेरिकल मान लीजिए कौन है, गैलेक्सी है जिसमें मास एक स्फीयर में फैला हुआ है। तो ये देखिए ये कोई स्टार होगा, ये कोई प्लैनेट होगा, इस टाइप से कई सारी चीजें हैं। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है डेंसिटी की, बाहर जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो मान लीजिए कि आपका एक सैटेलाइट है, वो इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो उसके लिए कौन से वाले मास रेस्पॉन्सिबल होंगे उसको इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सेंटर की तरफ, तो वो कौन से रेस्पॉन्सिबल होंगे, इस स्फीयर के अंदर अंदर जितना भी मास बंद है वो रेस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाने के लिए। तो मुझे सबसे पहले करना क्या होगा, आर रेडियस, कैपिटल आर रेडियस के अंदर अंदर जितना मास बंद है मुझे उसको फाइंड आउट करना है। देन मैं उस सारे मास को क्या मान लूंगा, एक पॉइंट मास के रूप में कंसिडर कर लूंगा। तो देखिए यहां के अंदर का मास, इसको मैं एक बाद में पॉइंट मास में कंसिडर कर लूंगा। तो मुझे कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये कितना होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, एक काम कीजिए, यहां पे स्मॉल आर रेडियस पे एक dr थिकनेस का एक शेल कंसिडर कीजिए, आर रेडियस पे, और इसकी थिकनेस कितनी है dr। तो देखता हूं मैं इस शेल के अंदर, यानी कि एक ऐसा शेल है जिसकी रेडियस r लेकिन इसकी मोटाई कितनी है dr, तो इसके अंदर कुछ तो मास प्रेजेंट होगा। तो मैं इसकी डेंसिटी निकालने की, इसका मास निकालने की कोशिश करता हूं। तो बताइए इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास dm हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी देखिए कैसी है, डेंसिटी दे रखी है k बाई आर स्क्वायर, और इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हमेशा किसके इक्वल होता है, सरफेस एरिया इंटू में थिकनेस। तो ये जो बॉल सी दिख रही है, ये जो बॉल है इसकी रेडियस कितनी है r, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर शेल का, और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई है dr। तो देखिए स्मॉल आर स्क्वायर से इसको आर स्क्वायर कट, dm कितना हो जाएगा 4 पाई k इंटू में dr, ये हो गया छोटा सा मास dm। तो ऐसे में कई सारे शेल लेता हूं, कहां से कहां तक, जीरो रेडियस से लेके कैपिटल आर तक। तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, कहां से कहां, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 4 पाई k, dr का इंटीग्रेशन स्मॉल आर, लिमिट लगा दीजिए r माइनस 0, तो ये हो गया मास। अब इस सारे मास को मैं क्या कर सकता हूं, सेंटर पे प्लेस कर सकता हूं, पॉइंट फॉर्म में या जैसा भी आप करना चाहें। अब एक तरीके से क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन चुका है कि एक पॉइंट मास है कैपिटल एम, और उसके कैपिटल आर रेडियस में एक स्मॉल एम मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बताइए इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा GMM अपॉन में आर स्क्वायर। तो फोर्स लगेगा GMM अपॉन में आर स्क्वायर, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो देखिए ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, स्मॉल एम कैंसिल आउट। तो यहां पे मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। और यहां से देखिए इस आर स्क्वायर को भी इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आर क्यूब, यहां पे हो गया GM। तो एक बार मैं टी स्क्वायर को यहां भेजता हूं, तो आप देख सकते हैं टी स्क्वायर यहां पहुंच गया, और GM यहां पे, और ये आर क्यूब। तो ये हो गया सम कांस्टेंट इनटू में, एक मिनट रुकिए, GM मास, ये मास, एक बार हमने मास की वैल्यू पुट नहीं करी, रुकिए, मास यहां पे किसके इक्वल था, इसको एक बार रुकिए, इस वाले स्टेप को कैपिटल एम की वैल्यू में पुट करता हूं। तो कैपिटल एम कितना था 4 पाई k इंटू में आर, ये हो गया GM, और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर आर क्यूब। तो देखिए एक आर यहां से कट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, इसके अलावा जी है 4 पाई है, के है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन सबको मैं इकट्ठा करके कांस्टेंट लिख देता हूं सी, और यहां पे कितना आ गया, एक आर तो कट ही गया था, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर, यहाँ पे नीचे में हो गया टी स्क्वायर। तो अगर आप देख सकते हैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, तो सी टी स्क्वायर हो गया किसके इक्वल, आर स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले सकते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टी प्रोपोर्शनल टू आर, या मैं कह सकता हूं कि टी बाई आर इक्वल्स टू कितना 1 बाई रूट सी, यानी कि कांस्टेंट हो गया।
तो टी बाई आर का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, स्क्रीन को पॉज करते हुए देखिए आप कितने करेक्ट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट इफ आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ, then the ratio between the acceleration due to gravity at a depth small r below and at a height small r above the earth surface। तो मान लीजिए कि ये अर्थ, तो एक्सलेशन को लेके कमेंट करवाया गया है। एक बार तो कहा सरफेस से कितनी हाइट ऊपर, सरफेस से स्मॉल आर हाइट ऊपर, इस पॉइंट को मान लीजिए 1, और एक बार सरफेस से कितनी डेप्थ नीचे, आर डेप्थ नीचे, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए पॉइंट 2। तो इन दोनों जगह ग्रेविटी का रेशियो पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो जब आउटसाइड में ग्रेविटेशन एक्सलेशन निकालते हैं या ग्रेविटेशन फील्ड की बात होती है, तो सारे मास को कॉन्सेंट्रेट करते हुए मान सकते हैं। तो ये बताइए कि पॉइंट 1 पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए ये रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूं, तो पॉइंट 2 पे कितना होना चाहिए। तो अगर अर्थ की डेंसिटी हम यूनिफॉर्म मानते ही हैं, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी के केस में अंदर किसी भी पॉइंट पर सेंटर से जनरल डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता था या एक्सेलरेशन होता था, जी अर्थ का टोटल मास अपॉन में रेडियस का क्यूब इनटू में सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। रेशियो हमसे पूछा गया है, तो G1 बाई G2 कितना होना चाहिए, कर दो डिवाइड। GM से GM कट जाएगा, ये आ जाएगा नीचे R प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इसके केस में, और यहां देखिए यहां से आ जाएगा ये R माइनस आर, और R क्यूब पहुंच जाएगा ऊपर। तो हमसे रेशियो पूछा है किस पे, एट अ डेप्थ आर, सॉरी डेप्थ आर पे पहले पूछा है, उसके बाद बिलो हाइट आर, यानी कि मुझे G2 बाई G1 निकालना है। मुझे क्या निकालना है, G2 बाई G1। तो इसको मैं जस्ट इन्वर्ट कर देता हूं, तो R क्यूब तो आ जाएगा नीचे और ये पोर्शन आ जाएगा ऊपर। तो इधर देखिए एक हो गया R प्लस आर, एक पावर ले लीजिए, और एक R माइनस आर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक ये बच गई पावर, तो ये हो जाएगा R प्लस आर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, R क्यूब। इसी टाइप से आर स्क्वायर स्मॉल आर प्लस का, देन कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर आर स्क्वायर, और ये माइनस का आर क्यूब। ठीक, और मुझे इसमें किसका डिवाइड करना है, कैपिटल आर क्यूब का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते चलिए, यहां डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां आर क्यूब का डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर तो कट हो जाएगा लेकिन एक कैपिटल आर रह जाएगा। इसी टाइप से यहां डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहां डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब। तो यहां पे मैं अगर देखूं तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 मैच हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विथ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज दिस फंक्शन। तो देखिए एक प्लैनेट है, रेडियस कितनी, कैपिटल आर, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और इसकी डेंसिटी किस फंक्शन को फॉलो करते हुए चेंज हो रही है, इस फंक्शन को फॉलो करते हुए चेंज हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, यानी कि अर्थ के ही सेंटर पे, तो इसको स्मॉल आर को मैं 0 पुट कर दूंगा, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो नॉट, यानी कि डेंसिटी काफी हाई है, यहां पे डेंसिटी काफी ज्यादा हाई है। और वहीं अगर आप स्मॉल आर की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे सरफेस पे, यानी कि कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना, 1, 1 माइनस 1 0। यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो कोर है वो तो बहुत ज्यादा डेंस है, उसके बाद जैसे जैसे बाहर आते जा रहे हैं
उसकी डेंसिटी कम हो रही है। और इनफैक्ट जो सरफेस है, सरफेस तो कह सकते हैं गैसेस टाइप का होगा, कि कोई गैसेस टाइप का है जहां पर डेंसिटी नियरली कितनी है, आपका 0 है। तो बोला गया है देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां होनी चाहिए, तो यहां कहीं भी हो सकती है। तो देखिए अगर मैं सरफेस से ही बाहर चला गया तो मास तो कहां तक प्रेजेंट है, 0 से लेके कैपिटल आर तक प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे तो मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे आप सरफेस को छोड़ के बाहर जाओगे तो फिर तो टोटल मास तो हो गया फिक्स, और बस केवल एक डिस्टेंस ही क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर मैं कैपिटल आर से बाहर चला जाऊं तो बाहर चला जाऊंगा तब तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है या ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन, वो कितना हो जाएगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। तो यानी कि ये 1/r² के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका डाउन होगा। तो यानी कि सरफेस पे हाईएस्ट होगा, यानी कि आउटसाइड के सभी पॉइंट्स के लिए केवल सरफेस पे हाईएस्ट है, उसके बाद तो ये हमेशा डाउन ही होगा। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मुझे मालूम है कि सरफेस के बाहर तो ये डाउन ही होना है, अब ये सेंटर से लेके सरफेस तक के बीच में कहां मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक काम करते हैं, किसी भी जनरल डिस्टेंस पे जाते हैं। तो कोई जनरल डिस्टेंस पकड़िए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट में पकड़ लेता हूं, यहां पे मुझे क्या निकालना है, ग्रेविटी। तो यहां पे ग्रेविटी के लिए कौन से वाला मास रेस्पॉन्सिबल होगा, तो यहां ग्रेविटी के लिए स्मॉल आर रेडियस के अंदर अंदर का मास ही क्या है, जिम्मेदार है। ये हम कॉन्सेप्ट में जानते ही हैं। तो सारे मास को, इतने सारे मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। टास्क हमारे लिए यह है कि मुझे किसी भी तरीके से स्मॉल आर रेडियस तक का मास जानना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक काम कीजिए, यहां पे डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी वेरिएबल है, सॉरी डेंसिटी वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं हम, यहां पर स्मॉल एक्स रेडियस, कोई जनरल रेडियस होगी एक्स, और कितनी थिकनेस में ले लेता हूं, डीएक्स थिकनेस ले लेता हूं। तो ये देखिए कि यहां पर जो शेल नजर आ रहा है, एक ऐसा शेल जिसकी रेडियस तो एक्स है बट उसकी थिकनेस कितनी है, डीएक्स। तो यहां जितना भी दिख रहा है पॉइंट्स, ये सबकी रेडियस कितनी है, सबकी रेडियस एक्स के बराबर है। तो कम से कम यहां तो सब जगह डेंसिटी सेम मानी जा सकती है, तो यहां डेंसिटी सेम मान सकते हैं। तो मुझे बताइए ये जो इतना इतना पोर्शन दिख रहा है, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास होगा dm इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी बताइए किसके इक्वल है, डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर, स्मॉल एक्स ले लेता हूं क्योंकि रेडियस इसमें कितनी है, एक्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। वॉल्यूम बताएंगे किसके इक्वल होना चाहिए, तो किसी भी शेल का वॉल्यूम कितना होता है, शेल का वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया इंटू में थिकनेस। मैं आपसे कहूं कि ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सरफेस एरिया, और ये सरफेस एरिया कितनी डेप्थ तक रिपीट हो रहा है, तो सरफेस एरिया इंटू में थिकनेस। तो यहां पर कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 4 पाई एक्स स्क्वायर इसका सरफेस एरिया, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो ये हो गया डीएम मास। तो एक काम करता हूं, मैं टोटल मास निकाल लेता हूं। तो कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल एम। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, 4 पाई रो नॉट को करते हैं अलग, और यहां एक बार एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक बार एक्स स्क्वायर को यहां लेके आइए, एक्स की पावर 4 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कितना, dx। तो करते हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर जनरल रेडियस स्मॉल आर तक। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट, इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, एक्स क्यूब बाई 3। मैं लिमिट लगाऊंगा तो आर क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1, यानी एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 आर स्क्वायर। यहां पे स्मॉल आर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 अपॉन में 5 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मास। अब मैं बात करता हूं यहां पर ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी एट जनरल रेडियस आर किसके इक्वल होगी, हम जानते हैं ये फॉर्मूला कितना होगा, ये
ये फॉर्मूला होगा gm/r², जहां पे m क्या है आपका स्मॉल r रेडियस तक का मास, इस स्फीयर का मास, तो gm अपॉन में स्मॉल r²। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे m मास पुट कीजिए और r² का डिवाइड करो। तो देखिए यहाँ पे 4 पाई रो नॉट आ रहा है और एक g भी आ गया यहाँ पर, ठीक। m की वैल्यू मैं ये पुट कर ही रहा हूं, r² का डिवाइड कर दीजिए। तो एक बार r² यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा r/3, और r² का यहां डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा r³ अपॉन में 5r²। तो ये हो गया किसका फंक्शन, ग्रेविटी का फंक्शन, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, r के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप देखिए, अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू कितनी ले लेता हूं, स्मॉल r की वैल्यू 0 लेता हूं, यानी कि सेंटर की ही बात करता हूं, तो ग्रेविटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक। और अगर आप कहीं और लेते हैं, जैसे स्मॉल r की वैल्यू कहीं और कुछ और लेंगे, जैसे कैपिटल R/2, कैपिटल R/3, कैपिटल R/4, तब ये दोनों टर्म कटेगी नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ऑब्वियस ही बात है, ग्रेविटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इसका कोई ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आ गया, G वर्सेस R, मान लो ग्राफ ये कुछ इस तरह का आ गया। देखिए, जब स्मॉल r 0 है तब तो मैंने बोला ही है कि ग्रेविटी कितनी है, 0। उसके बाद ग्रेविटी बढ़ेगी और हो सकता है किसी एक रेडियस तक बढ़े, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाए, और जैसे ही क्या हो जाएगा, सरफेस आ जाएगी, यानी कि कैपिटल R सरफेस के बाहर जाएंगे, तब तो आप जानते हैं ग्रेविटी कितना आपका 1/r² के प्रोपोर्शनल डाउन होना शुरू कर ही देगी। तो मेरे लिए तो इशू है कि ग्रेविटी मैक्सिमम कहां है, तो देख सकते हैं आप, जहां ग्रेविटी मैक्सिमम है तो वहां पे स्लोप कितना होता है, 0, यानी कि dy/dx कितना होगा, 0। तो यहां पे y कौन है, g, x कौन है, r। तो मैक्सिमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dx, तो y का रोल कौन प्ले कर रहा है, g, x का रोल स्मॉल r। मुझे इसको 0 पुट करना है, तो लोग कीजिए, इसको यहां पे डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ये पूरा तो क्या है आपका कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मैं ले लेता हूं c, इसका करो डिफरेंशिएशन, स्मॉल r/3 का r के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1/3। यहां पे कीजिए, ये कितना हो जाएगा, r³ का 3r² अपॉन में 5r²। ये हो गया डिफरेंशिएशन। मुझे इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, तो 0 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 0 हो गया, तो किसी एक टर्म को उस तरफ ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा 3r² अपॉन में 5r² इक्वल्स टू 1/3। तो यहां से मैं देख सकता हूं स्मॉल r कितना हो जाएगा, 5r² यहां लेके जाओ, 3 यहां लेके जाओ, तो स्मॉल r² हो जाएगा 5r² अपॉन में 9, ये है स्मॉल r²। तो रूट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √5/9, और r² का रूट कितना हो जाएगा, r। तो इस तरीके से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, 5/9r। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करते हुए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, r, ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल प्लेस्ड एट 3r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये एक स्फीयर है, अभी तक इसने ये नहीं बोला है कि ये जगह खाली है, पूरा सॉलिड स्फीयर है, और इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस, ये होगी रेडियस r, ये 2r, यहां पे एक मास प्रेजेंट है स्मॉल m। तो ये क्या कर रहा है, इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, F1 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 इज मेड इन द स्फीयर एज शोन इन फिगर। देखिए कैविटी एक जगह ली, और बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, ये r है, तो इस वाली कैविटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका डायमीटर हो गया ये, तो रेडियस कितनी होगी, r/2। तो r/2 पोर्शन का एक स्फीयर इसमें से बाहर कर दिया है। तो उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, इसी मास के ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि F1 और F2 का रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि पहले जो फोर्स लग रहा था वो, और इस वाले केस में फोर्स लग रहा है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए ये स्फीयर है, और यहां से मान लीजिए कि कितनी डिस्टेंस, 3r डिस्टेंस पे मास कितना है, स्मॉल m मान लीजिए। तो अभी ये पूरा स्फीयर मान के चलो, और इसका मास कितना है, इसका मास मान लीजिए कैपिटल M।
क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट पर मैं फोर्स निकाल रहा हूं तो सारे मास को क्या माना जा सकता है, पॉइंट मास में कंसिडर किया जा सकता है। तो बताइए ये कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स बोला गया है कितना है F1, तो F1 कितना होना चाहिए, F1 हो जाएगा G m अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना 3r इसका स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आते हैं कि यहां पे बोला गया है कि इसने कैविटी क्रिएट करी है, एक कैविटी यहां पे क्रिएट कर दी। तो देखते हैं कि कैविटी, देखिए वैसे तो टोटल सब जगह मास मौजूद है, लेकिन अब कैविटी वाला मास यहां से हट चुका है। तो दूसरे केस में देखिए मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूं, यानी कि अब केवल कौन सा मास प्रेजेंट है, ये वाला मास प्रेजेंट है। तो पूरा स्फीयर होता तो कितना फोर्स लगाता, तो पूरा स्फीयर होता तो कितना फोर्स लगाता, F1 लगाता। लेकिन आपने कहा कि इस पूरे के अंदर तो ये भी शामिल है, तो अगर ये शामिल है तो इसके हिस्से का फोर्स हटा लेना चाहिए। तो ये भी तो अपने आप में स्फीयर होता, अगर होता तो ये भी अपने आप में क्या होता, स्फीयर होता। तो एक काम करता हूं, मैं इस स्फीयर का मास एक बार जान लेता हूं और इसके कारण से कितना ये अट्रैक्ट कर लेता है वो जान लेता हूं। तो ये होता, देखिए इस वाले का फोर्स ऑलरेडी F1 के अंदर शामिल है, पूरे स्फीयर के अंदर ये भी तो होगा, तो इसका फोर्स भी किसके अंदर शामिल है, F1 के अंदर इंक्लूड है। तो मुझे करना क्या है, इसके हिस्से का फोर्स जान लेना है और उसको मुझे क्या कर दूंगा, F1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है 4π/3 r³ और 4π/3 r³ के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, m मास प्रेजेंट है, डेंसिटी सब जगह सेम। अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4π/3 इंटू में इसकी रेडियस का क्यूब, तो इसका डायमीटर r, तो रेडियस कितना r/2। तो देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 2 का क्यूब बाहर निकालिए 1/8, तो 1/8 है, तो इस वाले वॉल्यूम का 1/8 है ये, तो मास भी कितना हो जाएगा m/8, यानी इतने हिस्से में अगर मास होता तो कितना मास होता, m/8 होता। तो देखिए इसका कितना योगदान है, इसका योगदान होता G m/8, इसका मास m/8, ये मास कितना स्मॉल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो देखो ये कितना है 3r, और इस स्फीयर का सेंटर अगर होता तो ये होता, तो r/2 माइनस कर दीजिए, तो 3r में से r/2 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5r/2, 5r/2 का स्क्वायर। तो एक काम करता हूं मैं F1 की वैल्यू पुट करता हूं, F1 कितना था G m अपॉन में r², और साथ ही साथ कौन है 1/9। अब मैं आता हूं इस पे G mm/r², तो मैंने बाहर ले लिया, तो देखो यहां से क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 है ये 8 है, कट के कितना हो जाएगा 2, और यहां से हो गया 25, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 25 50, तो ये होना चाहिए। तो इसको एक बार मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा G mm/r², एलसीएम ले लीजिए 50 इंटू में 9, 50 यहां पहुंच गया, 9 यहां पहुंच गया, तो ये कितना हो जाएगा 41। तो ये हो गया फोर्स नंबर 1, ये हो गया फोर्स नंबर 2। और अगर मैं इन दोनों फोर्सेस के रेशियो की बात करूं, F1/F2 ये हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा रेशियो, देखिए G mm/r², इसके साथ कैंसिल आउट, यहां से आ गया 1/9, और यहां पे कितना आ रहा है, ये चीज नीचे में आएगी, तो 41 आ गया यहां पर, और 50/9 पहुंच जाएगा ऊपर, 50/9 पहुंच जाएगा ऊपर, 9 कैंसिल आउट, तो रेशियो कितना हो जाएगा 50/41, 50/41। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए, यानी कि पहले फोर्स ज्यादा था, बाद में इसके हट जाने से फोर्स का योगदान कुछ कम हो गया है। तो अगर मैं कहना चाहूं कि इस हिस्से का कितना कंट्रीब्यूशन था, तो पूरे हिस्से का कंट्रीब्यूशन अगर 50 लेवल का था, तो अभी कितना आ रहा है बाकी वाले हिस्से का, बाकी वाले हिस्से का आ रहा है 41, यानी कि जो 50 में से 9 हिस्सा, 50 में से 9 हिस्सा ये वाला जो पोर्शन था वो अपना कंट्रीब्यूशन रखता था। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 एक बार अटेम्प्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का ग्राफ मैंने यहां बना रखा है, ऑप्शंस यहां पर देखिए।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पर्सन हुज मास इज 100 किलोग्राम ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू मार्स इन अ स्पेसशिप। तो ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये मान लीजिए मार्स है। तो एक पर्सन स्पेसशिप से कहां जा रहा है, अर्थ की सरफेस से मार्स की सरफेस की तरफ जाना चाह रहा है। तो देखिए, नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्काई एंड टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मास एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा अर्थ और इसके अलावा मार्स के अलावा किसी भी प्लेनेट को आपको कंसिडर नहीं करना है, यानी कि 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जबकि बोल रखा है कि यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, यहाँ पे ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ की सरफेस पे, और यहाँ पे ग्रेविटी कितनी है, यानी कि यहाँ पे 100 किलोग्राम ऑब्जेक्ट उसको मार्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ कहां की तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ। लेकिन किसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करेगी, मार्स की सरफेस पे मार्स की ग्रेविटी बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी। और कितना एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको और भी क्या लिख सकता हूं, 4 न्यूटन पर किलोग्राम भी लिख सकता हूं। यह है ग्रेविटी की वैल्यू मार्स की सरफेस पे। जबकि अर्थ की सरफेस पे कितना आपका एक्सेलरेशन की बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फील्ड भी किसके इक्वल होगा, 10 न्यूटन पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। तो देखिए बोला गया है कि इन 4 फिगर में से ए बी सी और डी में से कौन सा कर्व जो पैसेंजर का वेट है उसके लिए लागू होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो यहां से शुरू कर रहा है जर्नी और कहां पे एंड होगी जर्नी, यहां पे। तो अर्थ की सरफेस पे मुझे बताइए कि वेट कितना होगा इस पर्सन का, तो पर्सन का वेट होगा mg। तो मास कितना 100, मास है 100 और g कितना है 10, यानी कि 1 किलोग्राम पे 10 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन इसका वेट। इसके बाद जब ये यहां पहुंचेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा यहां, तो यहां अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मार्स इसको कहां की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ। लेकिन मैं मान के चलता हूं यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक है इसके, तो इसकी ग्रेविटी डोमिनेट करेगी, यानी कि पहले से वैल्यू कुछ कम हुई है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर अर्थ जितना फोर्स लगाएगी इस 100 किलोग्राम के ऊपर, और मार्स जो लगाएगा वो दोनों क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो सेम लगेगा तो यहां पे एक प्रकार से मैं कह सकता हूं इफेक्टिव ग्रेविटी 0 है, या फिर वेट की वैल्यू, वेट कितना होता है mg, तो वो भी कितना हो जाएगा 0। तो देख सकते हैं 1000 न्यूटन से 1000 न्यूटन यहां पर है, जैसे जैसे दूर जा रहा है वेट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और कितना हो जाएगा एक मोमेंट पे 0 होगा। तो इस ऑप्शन में भी 0 आ रहा है, इस ऑप्शन में 0। उसके बाद देखिए ये कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां। तो वेट कैसे, वेट एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो ये किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो जैसे जैसे ये यहां से यहां जाएगा उसके बाद कितना हो जाएगा, वेट की वैल्यू 0 हुई, 0 के बाद क्या आपका बढ़ती जा रही है, और लास्ट में कितना हो जाएगा mg। तो 1 किलोग्राम के ऊपर 4 न्यूटन, तो यहां पे आके वेट कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं 1000 से 400 न्यूटन पे फाइनली वेट पहुंचेगा। वेरिएशन कैसा आएगा, एक बार को तो घट के 0 होगा, फिर वापस से बढ़ के कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, कर्व सी करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए।